तो इस शिकस्त का जो सहरा है वो बाबर और रिजवान के ऊपर जाता है। क्यों जाता है जी? इसलिए जाता है कि देखें, बाबर और रिजवान जब क्रीज पे आए तो 2 आउट थे पाकिस्तान के, वहां से उन्होंने गेम को आगे एक्सेलरेट करके लेके जाना था। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, कल खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान सेकेंड ओडीआई, जो कि हम हार गए। जी हाँ, हार गए। पाकिस्तान 182 पे ही ऑल आउट हो गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने कामयाबी समेटी 79 रन से। लेकिन आइए बात करते हैं मैच के ऊपर, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पे इख्तिताम हुआ, बीच में क्या गलतियां हुई और कहाँ और किस चीज़ से हमें सीखने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं कि पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बैटिंग की दावत दी। वैसे ये काफ़ी हद तक अजूबे की बात है और स्ट्रेंज फैसला मुझे लगता है, और हम सबको लगा होगा कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग क्यों की टॉस जीत के। हालांकि उस पिच पे तो, और कराची की पिच के लिहाज से रिवायत देखते हुए तो बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट ही होती है, लेकिन न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। तो एक डिसीजन वो था जो केन विलियमसन ने मेरे ख्याल में उस चीज़ को भांप लिया था और उन्होंने देख लिया था कि पिच का बिहेवियर क्या होगा और कंडीशंस क्या कह रही हैं। कंडीशंस ये थी कि कल के अगर आप दिन का जायजा लें तो उसमें हवा चल रही थी, और हवा जब चलती है कराची के अंदर तो ड्यू फैक्टर बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो उस लिहाज से उन्होंने शायद डिसीजन लिया है, उन्होंने यहाँ की इंसाइट्स ली होंगी कि यहाँ पे वेदर किस तरीके से चलता है। तो मेरे ख्याल में वो उनको फ़ायदा हुआ और उनको पता था कि हम एक अच्छा टोटल अगर पोस्ट कर देंगे तो यकीनन हम बाद में पाकिस्तान को फंसा सकते हैं स्पिन के ऊपर, क्योंकि इस पिच में जो है वो शार्प स्पिन मौजूद था और काफ़ी हद तक स्पिन हो रहा था बॉल। तो मेरे ख्याल में जहां अगर न्यूजीलैंड की पहली विकेट तो जल्दी गिर गई, लेकिन एक जबरदस्त शराकत आपने देखी होगी केन विलियमसन और डेविन कॉनवे की जगह। डेविन कॉनवे की जबरदस्त सेंचुरी, उन्होंने चारों तरफ ग्राउंड के शॉट्स खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स भी खेली, जबरदस्त उनकी बैटिंग देखने में बहुत मजा आया। वो अलग ही पिच पे बैटिंग कर रहे थे। केन विलियमसन ने 85 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली। केन विलियमसन का एक जबरदस्त क्लासी टच नजर आया, उन्होंने सिंगल डबल्स भी किए, बाउंड्रीज भी मारी। लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इतनी लंबी पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया और नसीम शाह ने जो ब्रेक थ्रू दिलाया कॉनवे का, मेरे ख्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था। वरना न्यूजीलैंड तो क्रूज करता हुआ चला जाता, 5-6 के रन रेट से तकरीबन वो 350 350 का टारगेट उन्होंने बनाना था। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग पे आपको शाबाश देनी होगी नवाज को और नसीम शाह को, उन्होंने स्कोर नहीं करने दिया। नसीम शाह ने एक ब्रेक थ्रू दिलाया, जिसके बाद ही तकरीबन मामला खत्म हो गए न्यूजीलैंड के लिए। और नवाज ने क्या जबरदस्त लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, बिल्कुल फंसा के रख दिया और 4 विकेटें ली। नसीम शाह ने 3 विकेटें ली। एंड में हमें देखना होगा कि हम फिनिश क्यों नहीं कर पाते बॉलिंग में। हमने पिछले ओडीआई में भी देखा, हमने रन पड़वा दिए। इस ओडीआई में भी, इस ओडीआई में सेकंड ओडीआई में हमने देखा कि सेंटनर ने रन कर दिए एंड में जाके। जहां हम इनको 220-30 तक क्लोज कर सकते थे, वहां हमने 260 बनवा दिया। आज भी हमने 262 बनवा दिया। तो मेरे ख्याल में सेंटनर ने नीचे से रन किए, ये हमें कट डाउन करने की जरूरत है। इसमें हमें कैप्टनसी और बॉलिंग में मेहनत करने की जरूरत है कि हमें जो है आखिर में रन नहीं बनवाने। हमने रन ज्यादा हम एंड में दे देते हैं और फिर वो टारगेट एक बड़ा बन जाता है। आइए बात करते हैं बैटिंग जब शुरू हुई पाकिस्तान की, तो उसके अंदर हमने देखा कि अर्ली विकेट्स आ गई। चलिए मैं मानता हूं कि अर्ली विकेट्स जब आपकी गिर जाती हैं तो आप यकीनन प्रेशर में आ जाते हैं। फकर जल्दी आउट हो गए, इमाम जल्दी आउट हो गए। उसके बाद ये 2 विकेटों के बाद अगर मैं देखूं तो इस शिकस्त का जो सहरा है वो बाबर और रिजवान के ऊपर जाता है। क्यों जाता है जी? इसलिए जाता है कि देखें, बाबर और रिजवान जब क्रीज पे आए तो 2 आउट थे पाकिस्तान के, वहां से उन्होंने गेम को आगे एक्सेलरेट करके लेके जाना था। लेकिन बाबर ने इतनी स्लो इनिंग्स खेली, रिजवान ने इतनी स्लो इनिंग्स खेली कि मेरे ख्याल में मैच का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल टूट गया, मर सा गया बिल्कुल। आपने देखा होगा कि रन रेट हमारा 3-4 के आ रहा था, हम करंट रन रेट से बना रहे थे, रिक्वायर्ड हमें 7-8 की तरफ चला गया था। 20 ओवर तक पाकिस्तान ने सिर्फ 64 रन बना रखे थे। तो मेरे ख्याल में, और उसके बाद सोने पे सुहागा आप ये देखें कि रिजवान की विकेट गिर गई। मेरे ख्याल में रिजवान ने एक तो रन भी नहीं किए और उसके बाद ये कि रिजवान साहब जो है वो पवेलियन लौट गए आउट होते हुए। तो मेरे ख्याल में उस पार्टनरशिप को लंबा भी नहीं किया। बाबर बिल्कुल ही लॉस्ट नजर आए। मतलब मेरे ख्याल में उन्होंने जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है वही 70 का स्ट्राइक रेट, रिजवान का वही 50 का स्ट्राइक रेट। आई थिंक आप देखें सलमान आगा ने भी तो बैटिंग की है, उन्होंने 113 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। स्ट्राइक रेट का फर्क, अप्रोच का फर्क नजर आता है मेरे ख्याल में। काफी हद तक अगर आप देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप ने इतना स्लो कर दिया, मेरे ख्याल में हम कब ये देखेंगे, कब मेरी आंखें तरस गई इस देखने को कि बाबर
फिनिश करवाएंगे मैच को और वो जितवाएंगे पाकिस्तान को। उनके जो रन्स हैं वो पाकिस्तान की विनिंग कॉज के अंदर आएंगे। अब तक हमने देखा टेस्ट मैचेस में भी यही होता है, बाबर जो है वो सेकंड इनिंग्स में कुछ कर ही नहीं पाते हैं और फिर ये कि वो जितवाने में उनका कोई किरदार नजर अभी तक नहीं आया, ना ओडीआईज में नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं, तो आप उस तरीके की बैटिंग तो करें कम से कम। आप जो है वो आते हैं, पिच को इतना स्लो कर दिया, इतना रन रेट को कम कर दिया कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ही हम मैच 20वें ओवर में ही हार गए थे, जहां हमने 64 रन बना रखे थे सिर्फ 20 ओवर के अंदर। हम बिल्कुल स्लो कर चुके थे मैच को और मेरे ख्याल में उसके बाद जब प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर विकेटें गिरना शुरू होती हैं, तो वो टारगेट नामुमकिन सा हो जाता है। कराची में भी आप चेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो है वो काफ़ी हद तक मामला जो है वो इसमें मुझे खराब नजर आते हैं। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने स्पिनर्स को भी अपना अच्छे इस्तेमाल किया। फास्ट बॉलर ने टिम साउथी ने 2 विकेटें ली, इश सोडी ने 2 विकेटें ली। मेरे ख्याल में उन्होंने कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया, उनकी प्लानिंग अच्छी नजर आई, कैप्टनसी नजर आई अच्छी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक एक उनकी टीम एफर्ट थी जिसने न्यूजीलैंड को सेकेंड ओडीआई में फतेह दिलवाई। और मेरे ख्याल में यहाँ से पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए था। यहाँ पे हमने बैटिंग में आपको बहुत दुरुस्त चीज़ें करनी होंगी। आप डॉट बॉल्स 130 के ऊपर आप डॉट बॉल्स खेल गए मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में ये जो परसेंट स्ट्राइक रेट का कम होना, डॉट बॉल ज़्यादा खेलना, ये तो एक तरीके से क्राइम है ओडीआई के अंदर। तो मेरे ख्याल में आप इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को परखें। और नेक्स्ट जो आप ओडीआई है, एक तो 1-1 से सीरीज बराबर हो गई है, तो मेरे ख्याल में अब मज़ा ज़रूर आएगा सीरीज में। लेकिन हमने जो चांस खो दिया है नंबर 1 ओडीआई टीम बनने का, तो मेरे ख्याल में इसमें देखने की जरूरत है कि हम जो चांस हमारे पास अवेल करने का होता है, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो ये ओडीआई में नंबर 1 बनना हो, हम इसको अपने हाथों से जाया कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, आपको इसको ग्रैब करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही कि हमें बहुत कुछ बेहतर करना है। बॉलिंग में भी एंड डेड बॉलिंग बेहतर करनी है, बैटिंग में हमने स्ट्राइक रेट पे काम करना है और डॉट बॉल की परसेंटेजेस को कम करना है और टुक टुक की अप्रोच से माइंडसेट बदलना है और कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी जब 3rd ओडीआई होगा इंशाल्लाह। तो उसमें देखते हैं कौन इस सीरीज को अपने नाम करता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसी आपको वीडियो लगी और क्या इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।